सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट के बाद के पहले नॉन जीरो के पहले के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। दो नॉन जीरो के बीच के सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। और अभी अपन ने क्या देखा कि पॉइंट अगर होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, तो डेसिमल पॉइंट अगर आ गया तो उसके बाद के, उसके पहले के, नॉन जीरो के बाद के, देखो डेसिमल पॉइंट अगर आ गया तो उसके बाद के, उसके पहले के, जो नॉन जीरो के बाद के, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि सिंपल, ये हो गया एक केस। इसके बाद आगे, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 को अगर अपन ऐसे लिखते, अगर 100 को ऐसे लिखते तो उस दो जब पॉइंट आ जाता ना, मतलब पावर आ जाता 10 की पावर, तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा जाएगा। तो अगर 100 को मैं ऐसे लिखूं 1 × 10⁻², only 1 is considered as a significant figure because it is non-zero digit and all non-zero digits are significant figure। उसके बाद में अगर मैं 100 को ऐसे लिखूं 1.0, अभी अपन ने केस देखे थे, अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद के जीरो, उसके पहले के जीरो, जो नॉन जीरो के बाद के जीरो है, वो सब सिग्निफिकेंट। तो 1 × 10⁻², तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहेगा। बट 1.0 × 10⁻², तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 1.00 × 10⁻², तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा? 3 रहेगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहेगा। ये अरे समझ में आ रहा है? एक बात बताओ रे, 6.023 × 10⁻23, बिकॉज ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि सिंपल। एवोगाड्रो नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो पाई है ना, पाई दैट इज 22/7, इसका एक्चुअल वैल्यू 3.142578 ऐसा एंड सो ऑन। तो पाई जो है, ये भले ही पाई 2 रहते लोगों को, बट सिग्निफिकेंट फिगर उसके इनफाइनाइट रहते, ध्यान में रहेगा ये। तो पाई भले 2 मतलब पैर, पाई म्हणजे पैर, बट उसका सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट जो इनफाइनाइट है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। पाई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीपी के अंदर डाला भी क्वेश्चन के अंदर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द पाई वैल्यू। तो पाई वैल्यू होती है 22/7 और 22.7 की वैल्यू होती है 3.142578 समथिंग है एंड सो ऑन। तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना पड़ जाएगा? इनफाइनाइट पड़ जाएगा। तो ये एवोगाड्रो नंबर ये इस तरीके से रहा, तो निकाल जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। चलो ठीक है। इसके बाद वही तो क्या आपका मतलब खत्म सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट, बस अब 2 पॉइंट बाकी, एक ये और एक इधर का, फिर अपन एमसीक्यू स्टार्ट कर दें। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls 20 eggs, we have infinite significant figure as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal, that is 2 can be written like this, 20 can also be done as like this। यानी अगर एग्जैक्ट नंबर आपको दिया जाए, जैसे आपको सिर्फ ये दिया जाता तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 2 की सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, बट इसके कुछ चीज लिखी जाती है तो इसको इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं अपन। मतलब अगर आपको नंबर के साथ कोई ऐसी चीज लिखी हो तो एट दैट टाइम उसके इनफाइनाइट जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो किस तरह के इनफाइनाइट रहेंगे। तो मैं कहता क्वेश्चन डालूंगा टेस्ट में, बोलो ये अभी एक डीपीपी के अंदर बोलो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। मतलब अगर आपको 20x बोले जा रहे हो तो 20x बोलेगा, आपको सिर्फ 20 दिया रहता है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने पकड़े जाते? 1 पकड़ा जाता। और अभी तो समझा के दिया है। अगर 20.0 रहता तो 0 की कीमत कब बढ़ जाती? डेसिमल पॉइंट। वो सिर्फ देख के पॉइंट सॉल्व। अरे समझ में आएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही पकड़ा जाएगा, बट 20x बोलने के बाद क्या पकड़ा जाएगा? इनफाइनाइट। एक ऑब्जेक्ट आ जा रहा है पर्टिकुलर। अरे समझ में आ रहा है कि
खत्म हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन। इतना अब जो बच्चे क्या करते थे, वो कुछ बच्चे क्या करते कि ज़बरदस्ती थ्योरी के अंदर दिमाग का दही बनाते, इसका वो सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी समझते बैठे। उससे अच्छा प्रैक्टिकल देखो एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट फिगर पे 30-40 क्वेश्चन देख लेना आपने, 10-15 तो मैं ले ही रहा हूँ, 10-15 अपने घर पे देख लेना, वो था सिग्निफिकेंट फिगर पर की क्वेश्चन आया तो एक आधा क्वेश्चन आ सकता, चांसेस कम रहते कि सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं। ये अलग बात है अपन इसको या तो कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है वो तो मोल कंसेप्ट का। इसके बाद राउंडिंग ऑफ के कुछ क्वेश्चंस है, ये इधर डीपीपी के अंदर भी है ये वाले पॉइंट। देखो जब हम कोई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते और डेसिमल के बाद काफ़ी डिजिट आता है लाइक दिस, तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था डीपीपी के अंदर। जैसे मान लो 2.5 इंटू 1.25 3.125, तो ये ऐसा आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम किस तरह से मिनिमम अमाउंट लेंगे, तो एक बात ध्यान में रखना, जब हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते और डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा खटला आ जा रहा, तो इसमें से जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला रहता, उस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते। उस फॉर्मेट में लिखते वक्त जैसे 2.5 इंटू 1.25, इसका मल्टीप्लिकेशन 3.125 आ रहा, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें छोटा वाला कौन सा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो इस फॉर्मेट में 3.125 को अपन लिख सकते, मतलब अपन इसको 3.1 लिखेंगे कि 3.2 लिखेंगे, तो ये डिपेंड ये करता कि जहाँ अपन क्लोज कर, जहाँ 1 पे क्लोज कर रहे हैं, तो 1 के बाद अगर जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा रहता, 5 से, तो इसको अपन 3.2 लिखते, और 5 से कम रहता तो 3.1 लिखते। पर लिखना इस फॉर्मेट में पड़ता है। अब आपको 2.5 इंटू 1.25 का आंसर ये आ रहा, और आपको पूछे कि बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो अभी जो बच्चा देगा नॉन जीरो सभी सिग्निफिकेंट फिगर, वो इसका आंसर 4 बताएगा, बट इसका आंसर 4 नहीं रहेगा, बिकॉज इसको ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे 3.125 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा 3.1, और 3.1 बोलने के बाद इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नॉट 4। इस पर भी एक क्वेश्चन है, मतलब भले ही ऐसा दिख रहा हो बट उसको आपको ऐसा लेना पड़ेगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर बताना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है ये? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1.23 इंटू 4.512, और इसका आंसर सपोज आ रहा कि मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा 6.4231, ये ऐसा ले रहा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इसका ये प्रोडक्ट ये आ रहा और आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू बताना है, तो पहली बात तो ये देख लो ये वैल्यू जो है वो ये 2 वैल्यू का प्रोडक्ट है, इसमें से छोटा वैल्यू ये है, छोटा मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अरे समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपको इसको भी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो 6.4231 को अपन क्या लिखेंगे, 6.42। अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ऐसा दिया हुआ हो तब भी आपको ऐसा कंसिडर करके इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 5 नहीं आएंगी, 3 आएंगी। अच्छा इसका आंसर 5 नहीं रहेगा, इसका आंसर कितना रहेगा, 3 रहेगा। अरे समझा ये? एक ये पॉइंट है। इसके बाद सेम चीज़ है डिवाइडेशन के अंदर है, अपन क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। अब ये 3 पॉस्टुलेट पर एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन है। इधर लास्ट पॉइंट है, अब डायरेक्ट अपन एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये आपका एनसीईआरटी बुक का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर मैंने बहुत बारीक एनसीईआरटी बुक पर का क्वेश्चन डाला। तो अपन रीडिंग करते वक्त क्या करते, सिर्फ 4 पॉस्टुलेट लिए थे, उसके बाद और 3-4 लाइन दी गई थी एनसीईआरटी बुक में, वो भी अपन आज क्लियर कर लेंगे, है ना। वो मैं बता दूंगा पेज नंबर 13 पे दिया हुआ, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन कैसे बात वो भी क्लियर कर दूंगा। देखो ये इफ द राइट मोस्ट डिजिट्स to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। अभी मैंने समझा के दिया कि जब राइट मोस्ट डिजिट हम हटाते जैसे 1.386, अब मुझे ये इसके बाद हटाना है,
ये हटा देना है। तो ये जो 8 है पहला डिजिट, ये हमको 1.3 के फॉर्म में लिखना है। अभी बताया था कि अगर ये 5 से ज़्यादा है तो अपन इसको बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 1.3। इसमें क्या 6 हटाएगा, चलो ठीक है, एक एक करके समझो। अगर मुझे यहाँ पे 6 हटाना है और 6 जो डिजिट है 5 से ज़्यादा है, तो उसके पहले जो डिजिट रहेगा प्रेसिडिंग वाला, उसको 9 करना पड़ा। अगर मुझे 8 हटाना था, मतलब 8 6 हटाना था, तो फिर 3 को अपन क्या करते, 4 कर देते। अरे समझ में आ रहा है? ये बहुत बच्चों की कैलकुलेशन, छोड़ दो। काम का पॉइंट, अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, तो फिर उसको एज इट इज रखा जाएगा। जैसे 4.334, इसमें हमको 4 को हटाना है। क्या 4 5 से ज़्यादा है? क्या 4 5 से ज़्यादा है? तो फिर 4 ये जो 3 रहेंगे, ये 3 ही रहेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिंपल दिख रहा है आपको? इधर सर के बढ़िया। तो पहला दूसरा पॉइंट ये भी मैंने क्लियर कर डाला। जब हम राइट मोस्ट डिजिट रिमूव करते हैं तो वो डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, उसके पहले का, वो हमको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, जो भी रहेगा। तो अगर 5 से कम है तो फिर हमको जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो उतना ही रखना पड़ेगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हम अभी क्या हो रहे हैं, 5 से ज़्यादा 5 से कम। सबसे मेन केस है अगर 5 है तो, अरे समझ में आ रहा है? अगर 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है, ये देखना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, इस पर क्वेश्चन अपन ने डीप, मैंने इस पर भी क्वेश्चन लिया आपके, मतलब मान लो गलती जैसे क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी बुक बेस, पिछले दिन से अपन 8 दिन से कितने बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ रहे, और आज भी मैंने आपको जो क्वेश्चन लाया उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अपन उनको प्रिपेयर करें। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, यानी राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, हम उसको हटाते हैं तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो रहेगा वो 1 से बढ़ाना पड़ेगा। राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे 4.334 में जब हम 4 को हटाएंगे तो ये 4.33 रहेगा। 4.334 में मान लो और मुझे 3 को हटाना रहता तो 4.3 ही रहेगा। बट अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो रहेगा, अगर वो इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा, और अगर ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ेगा। मतलब अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को इवन बनाना है, अगर इवन है तो इवन ही है, और ऑड है तो 1 से बढ़ा के इवन कर दो, खत्म। समझ में आ रहा है? ये बस ये इस पर अभी ये क्वेश्चन, ये देखो, ये पॉइंट काम का है, इस पर स्टार बना देता हूँ। इस पर क्वेश्चन डाले अपन ने डीपीपी के अंदर। जैसे देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, यानी ये 5 है। अभी अपन पहले 5 से ज़्यादा 5 से कम बोले, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर। फिर वो चेंज नहीं होगा अगर वो इवन नंबर है तो। अभी तो समझा के दिया मैंने, अब इस एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे समझा के दिया गया। जैसे देख लो कि एंड बट इट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6.35 में मतलब 5 को रिमूव करना है तो बचा 6.3, तो 5 का प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा हो गया? अरे 5 के पहले कौन है? अबे 3 है ना बे, पहले 3 तो बोलो। 5 के पहले कौन है? 3। वो क्या है? इसलिए उसको इवन बनाना पड़ेगा। इट इज 6.4। वो ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी उसको ये जो 3 है इसको इवन बनाओ 1 से बढ़ा के। अब अगर मान लो 6.35 ना रह के 6.45 रहता और हम इसको रिमूव कर रहे, इसको रिमूव कर रहे, तो फिर ये जो है ये 6.4 ही रहता। बट अगर 6.35 है और हम 5 को रिमूव कर रहे, इसको रिमूव कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 6.4। अरे समझ में आ रहा है? सिंपल। अब जो 6.25 हम 5 को रिमूव कर रहे, तो 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है? 2 है,
वो इवन है कि ऑड है? अब इवन ऑड समझ में आना चाहिए, तो उसको अपन 6.2 ही लिखेंगे, तो समझ में आ गया फिर ये। तो ये हो गए अपने पॉइंट। उसके बाद आएंगे अपन ये बहुत कठिन प्रश्न है, मतलब 12 और 18 30 और एक 31 और ये सारी चिल्लर पार्टी मिला के ये तो रहा। एक्चुअली यहाँ पे इसे लाइन देना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे इतना हो रहा। अब बताओ, अगर हमने पहला रूल लगाया सिग्निफिकेंट फिगर का, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 5। बेटा वो गेट लगा लो लास्ट वाला, 31.11। पर पहले ये तो देखो कि ये ऐसा लिख सकते क्या, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते। फिर ये देखना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट के बाद इन तीनों में सबसे कम वाला वैल्यू कहाँ पर है, तो इसके बाद एक ही है। अरे समझा क्या? तो आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद इसमें एक ही होना चाहिए। उसके बाद ये 2 है 5 से, तो इसको 31, तो इसके एडिशन 31.122 होंगी कि 31.1 होगी? 31. यही पॉइंट समझा के दिया। तो मैंने ये एडिशन करे, इसके बाद अपने मल्टीप्लिकेशन का देखे थे, इसके बाद अपन 2 क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। अरे समझ में आ रहा है? तो ये देखना क्या, अगर एक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एडिशन है, या 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइडेशन है, तो जिन नंबर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन है उसमें ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किस जो रहेंगे, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको उसका ओवरऑल एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन लेना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि बस ये एक पॉइंट के लिए। अब बताओ इसका कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 3 है। अरे समझ में आए? अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में थोड़ा करेक्शन कर लो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 3 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। बेटा ये आपके राइट साइड में जो बच्चा है, हाँ आपके राइट साइड में, खड़ा करो उसको, खड़े हो। अरे तू नहीं बैठे। हाँ क्या नाम है आपका? आप क्लास के अंदर ऐसा स्टेबल नहीं बैठ रहे, जम रहा के समझ में आ रहा? पहले कहाँ पढ़ते थे? 11-12 में? 11 में यहाँ पे था, फिर बाद में कहाँ गए? इंडियन लगा, 3 जगह लगा समझो। फिर जान तो कहा 3 नाम लेते बैठते, बढ़िया नहीं। पर अभी है ना, आप ना प्रॉपर सीरियसली बैठ नहीं रहे क्लास के अंदर, थोड़ा प्रॉपर बैठो बैच करना, एकदम स्टेबल बैठना है, बोर्ड पे ध्यान देना है, फालतू की मूवमेंट अवॉइड करो। आप पहले ऐसा बैठने के मैनर सीखो, 1.5, 2, 3 घंटे अपने आराम से कंफर्टेबल बैठना चाहिए। तो आप 2 घंटे भी बैठ नहीं सकते बच्चे सही तरीके से। क्यों? बैच कब है? किसको कॉल किए? आपको 11 के टाइम बताया था। कल आप प्रेजेंट नहीं थे क्या बैच में? कल प्रेजेंट नहीं थे, कल कहाँ गए थे? घर पे ईद के लिए। हाँ बड़ा इसी में रहना है अपने को। अब मुझे बैच का बताना है कि आपने कौन से नंबर पे कॉल किया, तो किसने आपको 11 टाइम बताया घर पे? समझा रहे खरमुरे? हाँ ऐसे छप्पर में बोल जाएगा, मैंने कॉल लगाया था 11 का टाइम बताए थे। हाँ एक था जंगल, वहाँ था राजा, ऐसी कहानी बना रहा तो नहीं ना सब कुछ।
राम गोपाल वर्मा, तो मैं बाद में चेक करूँगा आपने किसको कॉल किए थे। अभी देखो कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से बनते, हम पढ़ते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 3 है और गैसियस लॉज 2 थे, टोटल लॉज 5 थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। लॉज ऑफ सीसी कहते हैं उसको, केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो एवोगाड्रो लॉ था और जो गे-लुसाक लॉ था वो पर्टिकुलर गैसियस रिएक्शन को लगने वाले लॉज है, तो उसको गैसियस लॉज कहते हैं। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके 2 पॉइंट क्लियर करता हूं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम में ही बोला गया कि इट इज एटॉमिक थ्योरी।